और भी बिजनेस करना है और इसके लिए मेरे पास बहुत सारे आइडियाज हैं। और ये कहकर चला जाता है और उसके जाते ही जूनी उस एम्प्लॉय से कहता है कि उस ओनर को धोखा देकर हमें उसके सारे पैसे लेने होंगे और फिर हम उसे बैंक में फंसा देंगे। और इस तरह उस एम्प्लॉय को अपना प्लान बता देता है। तब बाथरूम में दिखाते हैं जहाँ मिंग कुछ गिरा देता है और उसकी आवाज सुनकर जूनी समझ लेता है कि किसी ने उनका प्लान सुन लिया है। फिर वो बाथरूम के पास जाकर झुककर देखता है और मिंग के पैर को पकड़कर खींच लेता है और उसको बाहर निकालता है। फिर मिंग को देखते ही वो कहता है, अच्छा तुम्हें कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसों की जरूरत थी ना, उसके लिए मैं तुम्हें बैंक से लोन अरेंज करवा कर देता हूँ, लेकिन तुम मेरी कही हुई बातों को किसी और से नहीं कहोगे। तो मिंग भी कहता है ठीक है, मैं सोचकर बताता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद जूनी मिंग को अपने कैबिन में बुलाकर कहता है कि मैं तुम्हें क्यों लोन अरेंज करके दूं, तुमने तो सिर्फ मेरी बात सुनी है लेकिन तुम्हारे पास उसका कोई प्रूफ तो नहीं है और अब तो मैंने तुम्हें नौकरी से भी निकाल दिया है, तो तुम अब घर जा सकते हो। इस पर मिंग उससे कई बार रिक्वेस्ट करता है और कहता है मैं इस बात को किसी और से शेयर नहीं करूंगा और प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए। लेकिन जूनी उसकी बातों को इग्नोर करता है और उसे नौकरी से निकाल देता है। यहाँ जियाजू एक ज्वेलरी शॉप में काम कर रही होती है। तब वहाँ उसकी बचपन की बेस्ट फ्रेंड जियाओया आती है और कई सालों के बाद मिलने से वो काफी खुशी से बातें करते हैं। जियाओया ने एक अमीर आदमी से शादी की होती है और ये बात वो जियाजू को बताती है। तब जियाजू भी उससे कहती है कि हाँ मेरे हस्बैंड भी बहुत अमीर है और वो हमेशा बिजी रहते हैं और इस तरह वो उससे झूठ कह देती है। तब जियाओया उससे कहती है कि आज रात तुम अपने हस्बैंड को साथ लेकर आओ, हम डिनर साथ में करेंगे और मैं भी अपने हस्बैंड को साथ लेकर आऊंगी। और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। और अब जियाजू एक बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई है। झूठ कहने के कारण उसे अब समझ नहीं आता कि वो इसे कैसे हैंडल करे। तब उसे एक आइडिया आता है। वो मिंग को अपना हस्बैंड होने की एक्टिंग करने को कहती है और वो एक कोट को रेंट पे ले लेती है और मिंग को उसको पहनने के लिए कहती है। फिर वो मिंग को इसलिए रेडी करती है जैसे वो बहुत ही अमीर बिजनेसमैन लगे। फिर वो जियाओया की कहीं भी जगह पर जाते हैं और वहाँ जियाजू मिंग को अपना हस्बैंड कहकर इंट्रोड्यूस कराती है और कुछ देर तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। फिर खाना खाते समय मिंग अपने खाने को जल्दी खाकर खत्म कर देता है और फिर वो अपना कोट उतारकर साइड में रखता है। और तब जियाओया और उसका हस्बैंड सिचेंग नोट करते हैं कि मिंग के कोट पर लिखा हुआ है यहाँ कपड़े रेंट पर दिए जाते हैं। लेकिन ये पता ना होकर मिंग मुझसे कहता है कि मेरी एक बहुत ही बड़ी कंपनी है और इस तरह की झूठी कहानियां उन दोनों को बताता है। और ये सब सुनकर वो दोनों को हंसी आती है। और इतना नहीं, जियाजू उन्हें अपनी एक और फेक डायमंड रिंग को दिखाकर कहती है ये करोड़ों रुपयों की डायमंड है। और तब वो फेक डायमंड उस रिंग से निकलकर आग के पास जाकर गिरता है और वो पूरी तरह से मेल्ट हो जाता है। अब ये सब देखकर जियाओया और सिचेंग हंसने लगते हैं और इससे जियाजू बहुत ही शर्मिंदा होती है और फिर घर लौट जाती है और इस बात को सोचकर मिंग के सामने रोती है। तब टीवी में कोई लॉटरी टिकट का शो चल रहा होता है और उस शो को देखते ही वो लॉटरी टिकट खरीदकर अमीर बनने के सपने देखते हैं और वे असल में कौन सा लॉटरी नंबर जीतेगा इसका पता लगाते हैं। और फिर अगले दिन ही मिंग के टाइमलाइन में यानी 1999 में जाकर तुरंत उस नंबर वाले लॉटरी टिकट को खरीद लेते हैं। अब क्योंकि दोनों को पता चल गया है कि उनकी लॉटरी ही विन करेगी, इसलिए वे दोनों खूब मजे करते हैं। अब इस दौरान जियाजू मिंग को अपने टाइमलाइन में ले लेती है और दोनों बहुत ही एंजॉय करते हैं और बाहर में जाकर ड्रिंक्स करते हैं। तब उस रेस्टोरेंट का स्टाफ उनसे आकर ड्रिंक्स के पैसे मांगता है। तब जियाजू कहती है मेरे सारे पैसे खत्म हो गए हैं, इसलिए तुम मेरा पर्स रख लो, ये कोई नॉर्मल पर्स नहीं है बल्कि बहुत कीमती है और कल मैं आकर तुम्हें पैसे देकर ये पर्स वापस ले लूंगी। अब अगले दिन सुबह होते ही दोनों उठकर लॉटरी टिकट के रिजल्ट को जानने के लिए बड़े क्यूरियस होते हैं और एज एक्सपेक्टेड उनकी लॉटरी टिकट ही विन करती है। लेकिन तब अचानक उनका लॉटरी टिकट में से नंबर गायब हो जाता है और दोनों बड़े उदास हो जाते हैं। फिर उन्हें समझ में आता है कि वो उनके फ्यूचर को चेंज नहीं कर सकते और तब अगले दिन जियाजू उस रेस्टोरेंट में जाकर अपना पर्स वापस मांगती है। तब वो स्टाफ मना कर देता है और कहता है कि पहले पैसे दो, लेकिन उसके पास तो पैसे होते नहीं और गुस्से में वो घर लौट रहे होते हैं। तभी उस समय एक बड़े एडवर्टाइजमेंट स्क्रीन पर मिंग को दिखाते हैं। असल में वो 2018 की टाइमलाइन में रहने वाला मिंग है और फ्यूचर में मिंग एक अमीर बिजनेसमैन बना होता है और अब वो मीडिया पर इंटरव्यू देने आया होता है। उसको देखकर मिंग शॉक हो जाता है और सोचता है कि मैं फ्यूचर में ऐसे कैसे बन गया हूँ। फिर दोनों जहाँ फ्यूचर मिंग इंटरव्यू दे रहा होता है उस जगह पर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर जब मिंग फ्यूचर मिंग के पास जाने की कोशिश करता है तब वहां फिर से अर्थक्वेक आता है और फिर वो प्रोग्राम भी कैंसिल हो जाता है। तब फ्यूचर मिंग को ऐसा लगता है कि वो इसके पहले जियाजू से मिला है। इस तरह जियाजू से जुड़ी हुई बातें उसे याद आती है और यहाँ मिंग स्लिप होकर नीचे गिरता है और उसके हाथ पर चोट आती है। तब फ्यूचर मिंग के हाथ पर भी वही चोट आती है और इससे ये पता चलता है कि मिंग जो भी करता है वो उस फ्यूचर मिंग को भी अफेक्ट करेगा। और पहले की मीटिंग सीन में जिस बिजनेसमैन को दिखाया गया था वो कोई और नहीं बल्कि फ्यूचर मिंग ही है और उसके साथ जो साइंटिस्ट बातें कर रहा था वो जूनी है जिसने 1999 में मिंग को नौकरी से निकाल दिया था। अब जूनी फ्यूचर मिंग से कहता है कि 1999 का मिंग अपने टाइमलाइन में ना होकर जियाजू के टाइमलाइन में आ रहा है और इसीलिए आपको ऐसी मेमोरीज भी आती रहेंगी और ये सब बातें आप पर भारी पड़ सकती है। यहाँ अगले दिन मिंग अपने ऑफिस में जाकर जूनी से मिलता है और कहता है आप क्या मुझे नौकरी से निकालेंगे, लीजिए मैं खुद ही नौकरी छोड़ रहा हूँ। और ये कहकर रेजिग्नेशन लेटर देकर चला जाता है। और यहाँ फ्यूचर
मिंग जियाजो की ज्वेलरी शॉप में आकर उसे डेटिंग पर अपनी कार में लेके जाता है, लेकिन वो जितने खुश उस 1999 वाले मिंग के साथ थी, उतनी खुशी उसे इस फ्यूचर मिंग के साथ रहने पर नहीं मिलती। और फ्यूचर मिंग उसे कॉस्टली रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, लेकिन फिर भी जियाजो कुछ मिस कर रही होती है। डिनर करते समय फ्यूचर मिंग उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम 1999 वाले मिंग के साथ रह रही हो, लेकिन अब तुम मेरे पास्ट के साथ मत रहो, क्योंकि इससे मेरा फ्यूचर अफेक्ट हो सकता है। मैं किसी गोल के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन उसमें तुम्हारी वजह से कोई प्रॉब्लम आ सकती है, और तुम्हारे बचपन के घर को मैं तुमको वापस खरीद कर दे दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें 1999 वाले मिंग को छोड़कर उसे दूर जाना होगा। अब ये सुनकर और कोई रास्ता न होने पर जियाजो भी इसके लिए एग्री करती है, लेकिन वो उस घर के लिए नहीं बल्कि उसकी वजह से मिंग के फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम्स ना हो ये सोचकर हाँ कर देती है। फिर जियाजो घर आते ही मिंग से कहती है कि मुझे और कोई जगह पर अच्छी नौकरी मिल चुकी है, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। और अगले दिन सुबह होते ही वो अपना सारा सामान लेकर उस अपार्टमेंट से बाहर निकलती है और मिंग को छोड़कर जाने के बारे में सोचकर रोने लगती है। लेकिन जियाजो ने अपने टाइमलाइन में जाते समय उसके डोर को लॉक नहीं किया होता है और वो जरा सा ओपन रह जाता है, और इसे मिंग भी नोट करता है। और अब मिंग जियाजो की हेल्प के बिना ही उस टाइमलाइन में इजीली जा सकता है। और मिंग के टाइमलाइन में उसका मैनेजर जूनी उस कंपनी के ओनर पर अटैक करता है और इससे ओनर बेहोश हो जाता है। फिर जूनी घबराकर उसे ड्रिंक्स पिलाने लगता है। असल में उसका प्लान ये होता है कि उसे ड्रिंक्स पिलाकर नशे में उसको मारना होगा, ताकि लोग समझेंगे कि वो एक एक्सीडेंट से मरा है। अब जियाजो के टाइमलाइन को दिखाते हैं और वो काफी सालों बाद अपने बचपन के घर में लौटी है। तब जियाजो ने जिस पर्स को एक रेस्टोरेंट के स्टाफ को दिया था, वो पर्स फ्यूचर मिंग लाकर उसको देता है। और तब जियाजो नोट करती है कि मिंग के कोट पर रेंट वाली शॉप का स्टिकर लगा होता है, और ये देखते ही वो समझ लेती है कि वो फ्यूचर मिंग नहीं बल्कि 1999 वाला मिंग है। और फिर वो दोनों किस करने लगते हैं और जियाजो उससे कहती है कि हमारा सेपरेट होना ही तुम्हारे फ्यूचर के लिए अच्छा होगा, इसलिए आगे से तुम कभी मुझसे मिलने की बात मत करना। और उसको ऐसा कहकर भेज देती है। फिर दोनों ही रोने लगते हैं और मिंग सैड होकर अपने अपार्टमेंट में लौटता है। और तब उसे जूनी कॉल करके अर्जेंटली एक ब्रिज पर पहुंचने के लिए कहता है। मिंग को कुछ समझ में नहीं आता कि नौकरी छोड़ देने के बाद भी जूनी उसको क्यों बुला रहा है। असल में जूनी ने मिंग को इसलिए बुलाया होता है क्योंकि उसे ओनर को मारने के लिए उसकी हेल्प की जरूरत थी। वो उसे कहता है कि हम इसे अब मार देंगे, लेकिन ये एक एक्सीडेंट लगना चाहिए। लेकिन मिंग को ऐसा नहीं करना होता है और वो जूनी को लाख समझाता है कि ऐसा मत करो, ऐसा करना गलत है, लेकिन जूनी उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। और तब मिंग कुछ बातें रियलाइज करता है कि 1999 में फ्यूचर मिंग और जूनी ने मिलकर उस ओनर को मार दिया था, और इसी वजह से मिंग को मैनेजर की पोस्ट मिली थी, और इस तरह से वो इतना अमीर बन गया था। ये सारी बातें मिंग समझ लेता है। और तब मिंग उस कार की की चेन को नोटिस करता है, और ये वही चेन है जिसे देखकर जियाजो अपने डैड को याद करती है, यानी वो ओनर ही जियाजो के डैड है। अब ये समझते ही मिंग सोचता है कि मैंने जो मिस्टेक की थी उसे मैं ही ठीक करूंगा। फिर वो जाकर जूनी को रोकता है और उस ओनर को बचा लेता है, और ऐसा करने पर फ्यूचर मिंग गायब हो जाता है और जियाजो को अपने डैड वापस मिल जाते हैं, और वो फिर से बचपन से अपने डैड के साथ टाइम स्पेंड करने लगती है। अब टाइम पास्ट में जाने से वहाँ सब कुछ बदलने लगता है और मिंग भी सभी को बदलते हुए देखता है, और वो तब जियाजो से मिलने के लिए उस अपार्टमेंट की तरफ भागता है, और दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए भाग कर आते हैं, और फिर दोनों एक ही जगह पर मिलते हैं। तब जियाजो धीरे धीरे गायब होने लगती है। तब मिंग उससे कहता है कि अब कुछ देर में तुम गायब हो जाओगी, और अब तुम तुम्हारे पास्ट में आ गई हो, और अब तुम उम्र में मुझसे 7 साल छोटी भी हो। तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा और मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा।